देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा कौन सा चैप्टर चालू है, चेन रूल, ठीक है, और उसी सीक्वेंस में हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए थे। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, इफ अ क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो कॉस्ट 60 पैसा, यानी कि भाई 250 ग्राम। देखिए ये क्वार्टर केजी यानी कितना, 250 ग्राम, क्योंकि 1 केजी होता है 1000 ग्राम्स का, ठीक है। हाउ मैनी पैसा विल 200 ग्राम कॉस्ट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन चेन रूल का है, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कि कैसे समझना, ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे केजी यूज किया हुआ है और यहाँ पे ग्राम्स यूज किया हुआ है, तो सबसे पहले तो ऐसा नहीं चलता है। सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं, इनको एक ही डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसने बोला क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो, बेटा क्वार्टर केजी यानी कितने होते हैं, 250 ग्राम। तो इसका मतलब आप क्या समझिए, 250 ग्राम। पोटैटो कॉस्ट 60 पैसा, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखिए ओरली आंसर दे सकते हो आप इसका। 250 ग्राम हमें 60 पैसे में मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। देन हाउ मेनी पैसा विल 200 ग्राम कॉस्ट, तो 200 ग्राम हमें कितने का मिलेगा ये हमें पता करना है। मुझे एक बात बताइए, मैंने जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बताया था आपको कि भाई सपोज एक टॉय मार्केट में मिलता है 100 रुपए का, तो बेटा 5 कितने के, 500 रुपए के। तो मुझे बताइए, यानी कि जितने हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए उतने ही हमें क्या करने पड़ेंगे, पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अरे आ रही है बात समझ में। इट मीन्स कि दोनों पैरामीटर्स में रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। अगर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है तो क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए। बात खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सीधा सीधा ये हो जाएगा x = 200 × 60 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। तो ये 54 ज़ा 55 ज़ा और ये 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 48 और ये हो जाएगा 48 पैसा, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। पर मैं समझता हूँ ये तो बेटा बहुत ही ज़माना पहले की बात थी। अच्छा एक बात बताइए कि भाई 250 ग्राम अगर 60 पैसे का मिल रहा है तो 1 केजी कितने का। देखिए रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है। 250 ग्राम का 1 केजी क्या होता है, 4 टाइम्स। तो 60 पैसा को 4 टाइम्स कर दीजिए तो बेटा वो हो जाएंगे 2 रुपये 40 पैसे। बेटा ये आज का ज़माना नहीं है, आज हमें 2 रुपये 40 पैसे के आलू नहीं मिलते हैं 1 किलो, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन कब का है, 15-20 साल पहले का है। चलिए कोई बात नहीं, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। आंसर इज ऑप्शन ए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन कंप्लीट्स 5/8 ऑफ अ जॉब इन 10 डेज, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अ मैन कंप्लीट्स 5/8, ठीक है, 5/8 ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कि बेटा ये डेज दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है। देखिए ये 5/8 यानी कि फ्रैक्शन होता है। भाई पूरे काम को अगर हमने 8 हिस्सों में डिवाइड, देखिए फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, कि पूरे काम को आप 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए तो उसमें से 5 हिस्से काम हो गया है। कितने दिन में भाई, 8 में से 5 हिस्से काम हुआ है 10 दिन में। ये पहला सेंटेंस है, अ मैन कंप्लीट्स 5/8 ऑफ अ जॉब इन 10 डेज। एट दिस रेट हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब, यानी कि और कितने दिन लगेंगे उसको काम को पूरा करने में। मैं आपसे पूछता हूँ 8 में से 5 हिस्से काम हो चुका है, तो बेटा 8 में से 3 हिस्से काम अभी भी बाकी है। अगर ये किसी को नहीं समझ रहा कैसे आया, तो पूरे काम को आप 1 यूनिट मान लीजिए, तो 1 - 5/8 भी कितना होता है, 3/8 होता है। पर सीधा सीधा यार फ्रैक्शन का मीनिंग आप समझ जाइए ना। 8 में से 5 हिस्से काम हो चुका है तो 8 में से 3 हिस्से काम करना बाकी है। अब मुझे बताइए डेज और वर्क डन, ठीक है, यानी कि वर्क डन और डेज में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शन का है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MDHE, मैन डेज आवर्स एफिशिएंसी। तो बेटा रिलेशन का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। अगर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है तो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये x = सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5/8, ठीक है। ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और ये हो जाएगा 6 और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और मैं से भी मुझे एक बात बताइए, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताइए, मैंने आपको बार बार पूछता हूँ कि भाई एक टॉय 100 रुपए का है तो 5 टॉयज कितने के होंगे, तो आप डायरेक्ट जवाब दे देते हो 500 रुपए के। तो बेटा रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का था तो आपने क्या कर दिया कि आपने देखा कि भाई 1 का 5 क्या है, 5 टाइम्स, तो फिर 100 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो मुझे बताइए 5 हिस्सों को 10 दिन लगते हैं, तो बेटा 3 हिस्सों को 6 दिन नहीं लगेंगे क्या। बहुत ही सिंपल है, ये एक शॉर्टकट था कि आप समझ जाइए। अगर 5 हिस्से काम करने को 10 दिन लगते हैं बेटा, तो 3 हिस्से काम करने को 6 दिन लगेंगे, क्योंकि 5 का 10 अगर डबल है तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतने ईजी क्वेश्चन, ठीक है।
आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों को ही क्या कीजिए, अच्छे से कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, a wheel that has 6 cogs is meshed with a larger wheel of 14 cogs. When the smaller wheel has made 21 revolutions, then the number of revolutions made by the larger wheel is। देखिए अब सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको बार बार बोला है कि चेन रूल की हम कौन सी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। देखिए हम ना फ्रैक्शन की टेक्निक फॉलो कर रहे हैं ना प्रोपोर्शंस की, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शंस की। मैंने आपको सिर्फ इतना ही बोला है कि रिलेशन पता कीजिए कि वहाँ पे कौन से दो पैरामीटर्स है। उन दोनों पैरामीटर्स में या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा, वो पता कीजिए, ठीक है। अगर रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर रिलेशन क्या का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है, तो लीनियर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। बस मैंने आपको इतना ही सिखाया हुआ है चेन रूल में, और ये हमारे पूरे क्वांटिटेटिव का क्या है, यूनिवर्सल शॉर्टकट है। जो मैंने आपको बोला था कि भाई हम पूरे क्वांटिटेटिव को 2 शॉर्टकट से समराइज करेंगे, तो उसमें से पहला शॉर्टकट यही है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक व्हील है, यानी कि देखिए इधर ये व्हील, यानी कि ऐसा हुआ व्हील हैज 6 कॉग्स, यानी उसको जो ये सपोर्ट्स है बीच में, ठीक है, ये कितने हैं, 6 है। चलिए इस मेल्ड विद द लार्जर व्हील ऑफ 14 कॉग्स, अब इसको हमने क्या कर दिया 14 ठीक है। अभी काउंट कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो भी, यानी वो व्हील को हमने, देखिए साइज उसकी उतनी ही है, मैं साइज छोटी बड़ी निकाली हुई है, यहाँ पे छोटी बड़ी नहीं है, साइज सेम ही है 6, ठीक है। 6 cogs is meshed with a larger wheel, यानी इसको हमने बाद में ऐसा बना दिया, when the smaller wheel has made 21 revolutions, इसने कितने रिवोल्यूशंस किए हैं भाई, 21, then the number of revolutions made by the larger wheel is, अभी लार्जर व्हील कितनी क्या करेगा, कितनी रिवॉल्यूशंस करेगा, ये कितने हैं 6 सपोर्ट्स है, इसको कितने हैं 14। मुझे एक बात बताइए यार, ये व्हील और ये व्हील जो है, पहले इसको 6 सपोर्ट्स है बीच में, अब इसको 14 सपोर्ट्स है, तो मुझे बताइए अब ये व्हील जो है सेकंड सिचुएशन में वो थोड़ा सा क्या हो गया, हैवी हो गया। मुझे बताइए अब अगर वो हैवी हो गया, तो हम अगर उस पर उन दोनों पे इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो रोटेशंस है, अब रोटेशंस क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। अरे आ रही है क्या बात समझ में? यानी कि अगर उसको 6 सपोर्ट्स थे तो कितने आ गए हमारे 21 रिवॉल्यूशंस किए, पर अब अगर मैंने ये 6 की जगह पे क्या कर दिया 14, यानी वो व्हील को मैंने अगर हैवी कर दिया, तो ये जो रिवॉल्यूशंस है वो क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना चाहिए, ये जो कॉग्स है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो कॉग्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रिवॉल्यूशन है, क्योंकि व्हील क्या हो जाता है हमारा, भारी हो जाता है। यानी कि अगर 6 के लिए 21 है, तो 14 के लिए क्या होना चाहिए, वो 21 से कम होना चाहिए। यानी कि देखिए, यानी 6 का 14 इंक्रीमेंट हुआ, तो 21 का क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट होना चाहिए। यानी रिलेशन काय का है, व्हील्स और कॉग्स में, रिवॉल्यूशंस और कॉग्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। मुझे बताइए इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो हम क्या करते हैं, लीनियर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। इट मीन्स 6 × 21 इज इक्वल्स टू 14 × x, ठीक है। 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, और ये 2 और ये कट करके 3 × 3 कितना 9, 9 इक्वल्स टू x, यानी कि अब रिवॉल्यूशंस कितने होंगे, बी ऑप्शन 9 रिवॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि अब वो व्हील क्या हो गया है, भारी हो गया है। अरे आई क्या बात समझ में? देखिए ये मैंने आपको बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व करके दिया। आपको यहाँ पे समझना तो बेटा 2 ही चीजें थी कि उन दोनों में रिलेशन काय का है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का, तो पैरामीटर्स क्या होंगे, लीनियर मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये दोनों सीधे सीधे मल्टीप्लाई होंगे इक्वल्स टू के एक साइड, और ये दोनों सीधे सीधे मल्टीप्लाई होंगे। सिर्फ इतना ही समझना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A flag staff 17.5 meter high cast a shadow of length 40.25 meters, यानी एक पोल है जिसपे हम फ्लैग लगाते हैं। कितनी हाइट का है भाई वो, 17.5 मीटर हाई, उसकी शेडो, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोल है। पोल यानी कि ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये उसकी क्या है, शेडो, ठीक है। शेडो कितनी आती है इसकी, 40.25 मीटर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 28.75 मीटर अंडर द सिमिलर कंडीशन विल बी, यानी उसी समय, सिमिलर कंडीशन यानी उसी समय। ऐसा नहीं कि भाई एक शेडो हमने सुबह कैलकुलेट की और दूसरी शेडो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं शाम को, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सन्स, ठीक है। तो अंडर सिमिलर कंडीशंस, अब उनका बोलना है कि एक ऐसी बिल्डिंग की हमें हाइट बताइए, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें बताइए, ठीक है। ये प्रश्न चिन्ह है इस पे, जिसकी शेडो कितनी आती है, कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ
28.75 मीटर। यानी कि अब मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो शेडो है, इसमें रिलेशन काय का है? ऑब्जेक्ट और शेडो में जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। कैसे पता? अरे मुझे एक बात बताइए यार, अगर एक 5 फुट का इंसान है तो उसकी जितनी शेडो आएंगी, और एक 2 फुट का इंसान है यानी छोटा बच्चा है तो उसकी जो शेडो आएंगी, सीधी बात है छोटे बच्चे की शेडो छोटी होगी, और एक जो बड़ा पर्सन है, जो 5 फुट हाइट का एक पर्सन है, उसकी जो हाइट होंगी वो क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। इट मीन्स कि अगर हम ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा हाइटेड रखते हैं तो शेडो भी ज़्यादा हाइटेड होती है। इट मीन्स कि रिलेशन का हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। अबे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन हुआ तो क्या होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा यहाँ से ये x इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? 17.5 इंटू 28.75, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय 40.25। पर मैं समझता हूं कि देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, तो क्या ये कैलकुलेशन का शॉर्टकट नहीं है क्या? यस, देखिए एफटी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके शॉर्टकट्स अवेलेबल रहते हैं, वो हमें समझने चाहिए। मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको कैलकुलेशन के भी सिखाऊंगा, पर एक बार सिर्फ हमारा क्या हो जाए, परसेंटेज चैप्टर हो जाए, जो हम जल्दी ही लेने वाले हैं, सो दैट वो परसेंटेज अगर आपको समझ में आ जाते हैं मेरी लैंग्वेज में, ठीक है, तो फिर आपको हर एक कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी। मैं सिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन। चलिए आइए मैं आपको ये कैलकुलेशन भी सिखा देता हूं, कोई नीड नहीं है इसकी कैलकुलेशन करने की। मुझे एक बात बताइए, ये 40.25 को मैं एज्यूम कर लेता हूं कितना? मैं 40.25 को एज्यूम कर लेता हूं 40, ठीक है, और ये 17.5 को मैं मन ही मन में एज्यूम कर लेता हूं 18। यानी मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं भाई 18? देखिए ये जो शॉर्टकट है मैं बता रहा हूं, ये कब वर्कआउट करेगा हमारा? जब भी रिलेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रहेगा। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला एक ऑब्जेक्ट 100 रुपए का, तो आप जल्दी से बता देते हो सर 5 ऑब्जेक्ट 500 रुपए के होंगे, क्योंकि आपने क्या किया मन ही मन में, भाई 1 का 5 टाइम्स है तो 100 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 100 का 5 टाइम्स हो जाएगा 500। तो ये जो शॉर्टकट है आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स में इजीली अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखिए इधर मैं बोलता हूं 18 का मतलब 40, ठीक है। अच्छा तो बेटा ये क्या है? ये 28.75 है, तो मैं बोलता हूं भाई 30, यानी किसका मतलब 30 होगा? चलिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं भाई 18 का मतलब 40 होता है, तो बेटा 9 का मतलब 20 होता है, ठीक है। 9 का मतलब 20 होता है तो 4.5 का मतलब 10 होगा। बेटा 20 और 10 30 होते हैं, तो 9 और 4.5 कितने हो जाएंगे? 13.5। 13.5 के आसपास का कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे? 10, 12.5, 17.5, 21.5। मैं गारंटी देता हूं आप कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए, आंसर 12.5 आएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने मन ही मन में ऐसा मान लिया भाई 18 का मतलब 40 होता है, तो मैंने मन ही मन में ऐसा भी मान लिया कि बेटा इसका मतलब 9 का मतलब 20 होता है, इसका मतलब 4.5 का मतलब कितना होता है? 10। तो बेटा 10 और 20 कितने होते हैं? 30। 10 और 20 कितने होते हैं? 30। ये नियर अबाउट 30 ही है, ठीक 30 से थोड़ा कम है, तो मेरा आंसर 13.5 आया। मैंने उससे थोड़ा कम आंसर 12.5। अरे आ रही है क्या बात समझ में? ये शॉर्टकट समझाऊंगा तो ठीक है, अदरवाइज हम एक सेशन रखने वाले हैं जिसमें जो भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम में आती है उनको डायरेक्टली बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन कैसे करना ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 14 को क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ कैंप देयर इज अ मील फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए इधर अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं साइमल्टेनियसली गिवन डाटा लिख देता हूँ। एक कैंप है जिसमें मील अवेलेबल है, कितने लोगों का? 120 लोगों का, और या फिर 200 चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि 200 बच्चे होंगे भाई, ठीक है। इट मीन्स कि इसका मतलब ऐसा हुआ कि इतना खाना अवेलेबल है कि या तो उसमें से 120 लोग क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या फिर 200 बच्चे खाना खा सकते हैं, ठीक है। देखिए चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है। मैं इसको आपको बहुत ही इजी वे से सॉल्व करके देने वाला हूँ, इसकी ओरिजिनल मेथड बहुत ही लेंथी है जो मैं आपको नहीं सिखाने वाला, ठीक है। देखिए हमें एप्टीट्यूड में क्या करना है, शॉर्टकट सीखने हैं। इफ 150 चिल्ड्रन हैव टेकन द मील, यानी कि क्या हो गया है, 150 चिल्ड्रन यानी कि 150 बच्चों ने क्या कर लिया है, खाना खा लिया है, ठीक है, टेकन द मील। हाउ मैनी मैन विल बी कैटर्ड टू विथ रिमेनिंग मील, यानी कि देखिए इधर इसका मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि भाई 200 बच्चे खाना खा सकते थे, उतना खाना हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है।
या फिर 120 लोग खाना खा सकते थे, उतना खाना अवेलेबल है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। अब क्या हुआ, जो 200 बच्चे खाना खा सकते थे उसमें से क्या हुआ, 150 बच्चों ने खाना खा लिया, ठीक है। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 50 बच्चों का खाना अभी भी बाकी है, तो वो 50 बच्चों के जितना खाना जो बाकी है उसमें से कितने मैन क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं खाना। देखिए, हाउ मैनी मैन विल बी कैटर्ड टू विद रिमेनिंग मील, यानी कि एक जो खाना है जो 200 बच्चे खा सकते थे उसमें से 150 बच्चे खा चुके हैं, यानी 50 बच्चों के जितना हमारे पास खाना बचा हुआ है। पर अब वो बच्चों को नहीं खिलाना है, मेंस को खिलाना है, तो बेटा कितने लोग उसमें से खाना खा सकते हैं, जितना 50 बच्चों के लिए अवेलेबल है। इट मीन्स कि हमें सबसे पहले तो इनके बीच में लिंकिंग चाहिए, ठीक है, किसमें भाई, एक मैन में और एक चिल्ड्रन में, कि भाई एक मैन कितना खाना खाता है विद रिस्पेक्ट टू एक चाइल्ड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई एक मैन 2 चाइल्ड के जितना खाना खाता हो, यानी इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में मुझे क्या चाहिए, लिंकिंग चाहिए, रिलेशन चाहिए। पर मैं बोलता हूं कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करना है। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 200 बच्चों का खाना अवेलेबल है, 150 बच्चे खा चुके हैं, तो मुझे बताइए 200 बच्चों का खाना अवेलेबल है, उसमें से 150 बच्चे खाना खा चुके हैं, तो बेटा ये क्या फ्रैक्शन इसकी क्या होंगी, 3/4। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं 4 हिस्सों में से 3 हिस्से खाना खत्म हो चुका है, क्योंकि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से बच्चों ने खाना खा लिया है, ठीक है। तो बेटा 4 में से 3 हिस्से खाना खत्म हो गया है, तो मैं पूछता हूं आपसे रिमेनिंग कितना, मैं क्या पूछता हूं रिमेनिंग कितना, बेटा 4 में से 3 हिस्से खाना खत्म हो चुका है, तो 4 में से 1 हिस्सा खाना बाकी है, यानी कि 1/4 खाना बाकी है। अब मुझे बताइए 1/4 खाना बाकी है और वो 120 लोग खा सकते हैं, तो बेटा 1/4 लोग ही खा सकते हैं, तो 1/4 इंटू 120 यानी कि कितना हो जाएगा, 30। इट मीन्स आवर आंसर इज 30, बी ऑप्शन। देखिए बेटा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन था, बात समझ में आई क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। क्या था कि 200 बच्चे जितना खाना खा सकते हैं उतना खाना अवेलेबल था, पर 150 बच्चे खा चुके हैं उसमें से। तो मैंने देखा कि बेटा 200 में से 150 बच्चे खाना खा चुके हैं, यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से खाना क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो फिर बेटा मैंने ये भी समझा कि रिमेनिंग फूड कितना, 4 में से 1 हिस्सा, यानी कि 1/4, 25%, ठीक है, 1/4 खाना अवेलेबल है। तो बेटा ये 1/4 खाना 120 लोगों को, टोटल मैन कितने 120, तो बेटा इसके 1/4 यानी कितने 30 लोग ही खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच हमने फॉलो किया, कोई जरूरत नहीं है आपको एकदम टेक्निकलिटी जाने, टेक्निकल थिंग्स में जाने की, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग इतना अच्छे से समझिए कि आपको क्या करते आना चाहिए, डायरेक्ट सॉल्व करते आना चाहिए। और यही एप्टीट्यूड एग्जाम का एम है कि उन्होंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसपे आपको सोचना है और उसका जल्दी से आंसर निकालना है, ना कि आपको क्या करना है जैसा आप 8th और 9th में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसा सॉल्व करते बैठना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी रही तो आप मुझे फिर से कांटेक्ट कर सकते हो, डिफिकल्टीज के सेशन हमारे रहेंगे। 16 एन इंडस्ट्रियल लूम, अच्छा ये लूम है, एल है ये, ठीक है, LOOM। An industrial loom weaves 0.128 मीटर ऑफ क्लॉथ एवरी सेकेंड, ठीक है भाई, इतना कपड़ा बनता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी सेकेंड्स विल इट टेक फॉर द लूम टू वीव 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। अरे बेटा ये तो बहुत ही आसान हो गया, एक हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि सेकेंड्स दिए हुए हैं, और दूसरा क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। छोड़िए ना, मैं पहला सेंटेंस लिख लेता हूँ, 0.128 मीटर ऑफ क्लॉथ एवरी सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना कपड़ा बनता है, 0.128 मीटर्स, ठीक है। तो हाउ मैनी सेकेंड्स, यानी प्रश्न चिन्ह सेकेंड्स पे है, ठीक है, प्रश्न चिन्ह सेकेंड्स पे है, विल इट टेक फॉर द लूम टू वीव 25 मीटर्स, तो यानी बेटा 25 मीटर्स बनाने के लिए कितने सेकंड्स लगेंगे। मुझे बताइए रिलेशन का हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे भाई क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो यहाँ पे x इक्वल टू सीधा सीधा हो जाएगा 25 × 1 डिवाइडेड बाय 0.128, ठीक है। देखिए क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर 0.125 इतना कपड़ा बनता है 1 सेकंड में, तो अब इससे ये 25 मीटर क्या है, ज़्यादा है, तो बेटा अब टाइम भी क्या लगना चाहिए, ज़्यादा लगना चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में, जितना ज़्यादा टाइम हम काम करेंगे उतना ज़्यादा कपड़ा बनेगा, यानी कि रिलेशन काय का है पैरामीटर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए। पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बोला था कि अगर रिलेशन हमारा काय का है, रिलेशन अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है तो हम क्या कर सकते हैं, अंदाज भी लगा सकते हैं। अरे आ रही है बात समझ में, या फिर किसी को ये कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कीजिए। जैसे मुझे बताइए ये क्या है, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे आ रही है बात समझ में। अब मैं बोलता हूँ भाई इसको आप क्या कर दीजिए, 250 को आप क्या कीजिए 128 से डिवाइड कीजिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। पर मैंने बोला था भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम अंदाज लगा सकते हैं। चलिए आइए अंदाज लगाते हैं। मैं पूछता हूँ 1 सेकंड में 0.128 कपड़ा बनता है, यानी 1 सेकंड में 0.128 मैं 5 मान लेता हूँ, तो मुझे बताइए 2 सेकंड में कितना बनेगा, इसका डबल कर दीजिए तो वो हो जाएगा 0.250। ठीक है, अच्छा तो 4 सेकंड में कितना बनेगा 0.5, तो 8 सेकंड में कितना बनेगा 1 मीटर। अरे भाई आ रही है क्या बात समझ में। अब मैं आपसे सरल क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा 8 सेकंड में अगर 1 मीटर बनता है तो 25 मीटर को बनाने के लिए कितना लगेगा। अरे आ रही है बात समझ में, यानी इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 × 25 कितना हो जाएगा 200, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए 200 के आसपास आना चाहिए। देखिए 178, 195 एंड 204, 488, यानी कि आंसर इन दोनों में से एक है, क्योंकि 200 के आसपास ये ऑप्शंस है। अरे बात समझ में आ रही है क्या। 1 मीटर को बनाने के लिए अगर 8 सेकंड लगते हैं तो 25 मीटर को बनाने के लिए 8 × 25 कितना होना चाहिए 200 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, पर अब यहाँ पे 200 के आसपास 2 आंसर्स है, तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पे ये 128 को कम करके 125 पकड़ा था, तो आंसर तो बेटा 200 से थोड़ा कम आना चाहिए। ये मुझे समझ गया, आपको नहीं समझाऊंगा। पर मैं बोलता हूँ कि भाई आंसर 200 के आसपास आने वाला है, तो इन दोनों में से कौन सा, ये परफॉर्म करने के लिए मुझे आप ओरली बता सकते हो कि भाई 128 वन जा 128 है ना। अच्छा 128 टू जा, यानी 128 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बेटा वो हो जाएगा 256। पर बेटा ये तो 250 है, यानी अगर आप इसका मैन्युअल डिवीजन करने गए तो 128 तो इसको पहले 1 से डिवाइड करेगा, यानी कि आंसर 100 समथिंग आने वाला है। इट मींस कंफर्म है कि आंसर क्या होगा 195 होगा। घर पे जाके चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ये कंप्लीट डिवीजन कीजिएगा, आंसर कितना आएगा 195, क्योंकि मुझे ये पता चल गया अंदाज लगाने से कि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आप अंदाज लगा सकते हो कि आंसर 200 के आसपास आने वाला है। फिर कंफ्यूजन ये था कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे 200 के आसपास, तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि 128 तो बेटा इसको ये नहीं करता, इसको डिवाइड करेंगे तो पहले डिवीजन जो होगा वो 1 से जाएगा, इसका मतलब गारंटी है कि आंसर क्या आ जाएगा 195 ही आएगा। पर आपको ये भी समझना चाहिए था कि मैंने 1 सेकेंड, देखिए इधर ये 1 सेकेंड को मैंने 125 यानी ये 128 की जगह पे मैंने क्या किया था 125 पकड़ा था, यानी कि थोड़ा सा कम पकड़ा था। इसका मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो आंसर थोड़ा कम आएगा, यानी 200 आंसर नहीं 200 से थोड़ा कम, तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे 195। चलिए कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूं कि ये जो शॉर्टकट्स है यानी कि कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स की कैलकुलेशन कैसे फास्ट परफॉर्म करना, ये मैं फिर से सिखाऊंगा आपको जब हमारा परसेंटेज चैप्टर हो जाएगा। कीजिए, कॉपी कीजिए 15, 16। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें देखना है। 17, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 56 डेज। एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया जो हमें 56 डेज में पूरा करना है, ठीक है। एंड 104 मैन वर सेट टू वर्क, 104 लोग काम पे लगाए गए। ईच वर्किंग 8 आवर्स अ डे। देखिए हर एक वर्कर क्या करता है 8 दिन के लिए काम करता है। मैं समझता हूँ इतना क्वेश्चन रीड करने से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन चेन रूल का है। देखिए अब हमारा चेन रूल टॉपिक चल रहा है तो आपको मालूम है कि चेन रूल के प्रॉब्लम्स है ये, बट इन जनरल आप जब एप्टीट्यूड के एग्जाम दोगे तब बेटा आपके लिए क्या रहेगा जनरलाइज क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर का है, कौन से यूनिट का है, ठीक है, कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आफ्टर 30 डेज 2 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ वर्क इज फिनिश्ड। देखिए एक काम है जो 56 डेज में हमें पूरा करना है, बट 30 डेज के बाद की उसकी सिचुएशन दी गई है 2/5, यानी 5 हिस्सों में से 2 हिस्से काम पूरा हो चुका है। हाउ मेनी एडिशनल मैन मे बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखिए अब ईच मैन नाउ वर्किंग 9 आवर्स पर डे, यानी अब उनका बोलना है कि भाई जो काम हमें 56 डेज में करना था उसमें से 30 डेज हो चुके हैं, और 30 डेज में काम कितना हुआ है बेटा 2/5, यानी देखिए वो जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्या है पीछे चल रही है, यानी कि काम अकॉर्डिंग टू ये टारगेट नहीं हो रहा है। कैसे पता, मुझे बताइए 56 डेज में काम करना है, ठीक है, और उसमें से कितने डेज हो गए हैं 30 डेज हो गए हैं। देखिए 56 का हाफ कितना होता है 28, पर 30 डेज हो चुके हैं, यानी आधे से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, पर 5 में से अभी भी 2 हिस्से काम हुआ है। 5 का आधा क्या होता है 2.5, यानी कि इन जनरल अगर उनको ये 104 लोगों से काम हो जाता था
तो क्या हो जाता था कि भाई 28 डेज में 2.5 यूनिट तो भी 2.5 हिस्से तो भी काम हो जाना चाहिए था 5 में से, यानी कि 1/2 काम हो जाना चाहिए था। पर देखिए सिचुएशन ऐसी है कि 30 दिन में अभी भी सिर्फ 2 ही हिस्से काम हुआ है 5 में से। पर अब इनका बोलना ऐसा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी एडिशनल मैन मे बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क विल कंप्लीटेड ऑन टाइम। यानी अब ऐसी सिचुएशन है, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैन, डेज, आवर्स, एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है, वर्क डन। सबसे पहले तो कितने मैन लगाए गए हैं 104। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ही समझना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ गया तो सॉल्यूशन इजी है, क्वेश्चन स्टेटमेंट ही नहीं समझता बच्चों को यहाँ पे, ठीक है। 104 लोग काम पे लगाए गए, ठीक है। डेज यानी कि 56, देखिए 56 डेज नहीं लेने, डेज कितने लेने हैं 30। भाई 30 दिन का काम हो गया है, कितने घंटे काम कर रहे हैं लोग 8 आवर इनिशियल सिचुएशन में। आफ्टर 30 डेज, देखिए 30 डेज के बाद कितना वर्क हुआ है 2/5 ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड सिचुएशन ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए, मैं बोलता हूँ 56 डेज का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, उसमें से 30 दिन हो चुके हैं, तो बेटा डेज बाकी कितने हैं 26। आपको यही तो समझना है कि अगर हमारे 30 दिन हो चुके तो अब कितने दिन बचे हुए काम करने के लिए 26। कैसे पता, 56 - 30। और मुझे बताइए कि अगर 5 में से 2 हिस्से काम हो गया है तो 5 में से 3 हिस्से काम करना अभी भी बाकी है, यानी कि अभी भी काम बाकी कितना है। देखिए आप करोगे 1 - 2/5 तो भी वो 3/5 होगा, पर आप मीनिंग समझिए भाई 5 हिस्सों में से 2 हिस्से काम हो चुका है तो 5 हिस्सों में से 3 हिस्से काम बाकी है, ठीक है। अब वो वर्कर्स कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है 9 आवर्स। कैसे पता, हाउ मेनी एडिशनल मैन मे बी एम्प्लॉयड सो दैट द इट मे बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, नाउ वर्किंग 9 आवर्स पर डे। यानी कि अब हमें क्या करना है, ये मैन जो है ये इसका हमें निकालना है। अब मैंने बार बार आपको बोला है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MDH, तो बेटा वर्क डन आड़ा चलेगा, ये क्या चलेंगे सीधे, ये आड़ा। यानी इट मीन्स की सिचुएशन ऐसी है 104 × 30 × 8 × 3/5 इज इक्वल्स टू x × 26 × 9 × 2/5। ये बेटा ये डिवाइडेड बाय 5 तो हटा दीजिए। अब मुझे बताइए 26 1 ज़ा 26 4 ज़ा, ठीक है। और बताइए और क्या कटेगा, यहाँ पे ये 3 है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 इसको कट करके क्या हो जाएगा 3 इसको कट करके 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 भी काट दीजिए, ये 2 इसको कट करके क्या कर देगा 4, तो बेटा ये हो जाएगा 10 × 4 40, 40 × 4 160, यानी कि 160 इज इक्वल्स टू x। यानी कि कितने लोग लगने चाहिए भाई 160, 160 मैन लगने चाहिए। पर मुझे बताइए बेटा 46 48 52 56 यहाँ पे ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है, हमारा आंसर तो कितना आया है 160। पर देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए, हाउ मेनी एडिशनल मैन मे बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये जो उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है हाउ मेनी एडिशनल मैन, तो बेटा एडिशनल मैन का मतलब ऐसा होता है कि ये 104 लोग तो काम करेंगे ही करेंगे, यानी 30 दिन के बाद ये 104 लोग तो रहेंगे ही, और कितने लगेंगे। तो बेटा मैंने निकाला कि दूसरी, यानी कि ये 26 दिन में हमें कितने लोग चाहिए 160। ये 160 में से हमारे पास कितने 104 लोग तो बेटा अवेलेबल हैं, तो और कितने चाहिए 56 लोग और चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। और ये भी समझ लीजिए कि ये जो 104 लोग पहले से ही थे वो 30 दिन के बाद बचे हुए 26 दिन 8 घंटे नहीं बेटा 9 घंटे काम करेंगे। अरे आ रही है बात समझ में। उन्होंने क्वेश्चन कहाँ पे पूछा था, एडिशनल मैन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कंपनी का पैकेज ज़्यादा रहता है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम थीम का, और ये सेम क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। अगर पैकेज हमारा 7 लाख 10 लाख से ज़्यादा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 2-3 ट्रिक्स रहती है। यानी कि पहले तो वो सिचुएशन समझ के गिवन डाटा लिखना, और गिवन डाटा का आंसर निकालने के बाद पर्टिकुलर आंसर निकालना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप ये वीडियो को क्या कर दीजिएगा फिर से देखिएगा, ये प्रॉब्लम का जो पार्ट है सॉल्यूशन फिर से देखिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 डेज, ठीक है। एक फोर्ट है जिसमें क्या है 150 लोगों का फूड खाना अवेलेबल है 45 दिन का, ठीक है। यानी 45 डेज तक 150 लोग खाना खा सकते हैं, इतना खाने का प्रोविजन अवेलेबल है। आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, यानी कि 10 दिन के बाद 25 लोगों ने क्या कर दिया फोर्ट छोड़ दिया। तो द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट इज, यानी कि देखिए अब इनका पूछना है
बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ कि भाई कितने, सबसे पहले तो 150 मैन का खाना अवेलेबल है, कितने दिन का, 45 डेज का। सबसे पहले तो इन्होंने ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक एक करके करते हैं। आफ्टर 10 डेज, देखिए आफ्टर 10 डेज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई 10 दिन के बाद क्या होगा। 10 दिन के बाद देखिए ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ये सिचुएशन क्या हो जाएंगी मालूम है, कि ये जो 150 लोगों का खाना अवेलेबल था 45 दिन के लिए, ठीक है। अब अगर 10 दिन हो गए ना, तो 10 दिन हो जाने के बाद भी हमारे पास ये 150 लोगों का खाना अवेलेबल है, पर कितने दिनों का भाई, 35 दिनों का। भाई ये समझ में आ रही है क्या, यानी कि ये जो गिवन कंडीशन है ये थोड़ी अपडेट हो गई हमारी। क्या अपडेट हो गई, आफ्टर 10 डेज, बेटा 10 दिन हो गए, तो बेटा 10 दिन ये लोग, ये जो 150 लोग थे वो रोज खाना खा रहे थे, दिन में 2 टाइम खा रहे थे, ठीक है भाई। उन्होंने पहले दिन दूसरे दिन 10 दिन खाना खाया, तो बेटा 10 दिन के बाद क्या ऐसा नहीं होगा कि यही 150 लोगों का खाना अवेलेबल है, पर अब 45 की जगह पे 35 दिन होगा, ठीक है। पर मुझे बताइए क्वेश्चन का तो बोलना है आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, यानी कि 25 लोगों ने छोड़ दिया। तो अब कितने लोग बचे भाई, 125 लोग बचे। अब कितने लोग बचे, 125 लोग बचे, इतने मैन, ठीक है। 125 लोग बचे। अब ये 125 लोग, यानी कि जो खाना 150 लोगों का 35 दिन का अवेलेबल है, वही सेम खाना 125 लोग कितने दिन तक खाएंगे, ये हमसे क्या गया है, पूछा गया है, डेज, ठीक है। चलिए तो अब मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, भाई 150 लोग अगर 35 दिन तक खा सकते हैं, तो अब 150 में से 125 क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो बेटा ये 35 का ये क्या आना चाहिए, ज्यादा, यानी कि अब लोग कम हो गए तो ये खाना 35 से थोड़े ज्यादा दिन तक चलना चाहिए, यानी आंसर हमारा, अरे मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये क्वेश्चन को मुझे आपको बहुत डिटेल में समझाना है, ठीक है, ये शॉर्टकट ही समझा रहा हूँ मैं, रेगुलर मेथड तो हम फॉलो करने वाले बिल्कुल नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, पूरे क्वांटिटेटिव के लिए मैं आपको बोल देता हूं, रेगुलर मेथड हम फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर तो क्या होने वाला है, 150 लोगों के लिए कितने दिन। अब मुझे बताइए 150 का 125 थोड़ा कम हो गया, तो 35 से थोड़ा ज्यादा आंसर आना चाहिए, यानी रिलेशन काय का हुआ, रिलेशन हुआ बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन का। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो क्या कीजिए, पैरामीटर्स को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये हो जाएगा 150 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 125 इंटू एक्स। बेटा ये हो जाएगा 25 6 25 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा x इक्वल्स टू 42 और आंसर इज 42 डेज। अरे आ रही है क्या बात समझ में। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसका सॉल्यूशन फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और फिर इसको फिर से बिना देख के सॉल्व करके देखिए, हर बार आपको ये क्वेश्चन अलग लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को रीड करते हैं, हाँ भाई ठीक है, पहले लिखते हैं वो 150 मैन का खाना अवेलेबल है कितने, 45 डेज के लिए, ठीक है। फिर वो देखते हैं आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, ठीक है भाई, 10 दिन के बाद 25 लोगों ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं 125 मैन हुए अब, और अब हमारे डेज कितने हुए 35, ठीक है। तो फिर द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट इज, यानी अब उनको लगता है कि बेटा ये भी पैरामीटर दिया हुआ, ये भी बेटा चारों ही चीजें तो दी हुई है, तो यहाँ पे अननोन क्या है, बेटा स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम बहुत गई है इस प्रॉब्लम में, कि स्टूडेंट्स को यही नहीं समझता कि सर यहाँ पे अननोन क्या है, निकालना क्या है। बेटा दोनों ही तो चीजें गिवन है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन में समझने के लिए ये क्या बात थी कि हमने ये दोनों कंडीशंस एक एक करके इंप्लीमेंट की। मुझे बताइए, आप प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो कीजिए कि 150 लोगों का 45 दिन तक के लिए खाना अवेलेबल है, ठीक है। तो मुझे बताइए आफ्टर 10 डेज, बेटा अगर 10 दिन हो गए तो 10 दिन में वो 150 लोग रोज 2 टाइम खाना खा ही रहे थे, ठीक है। तो बेटा 10 दिन के बाद क्या ऐसा नहीं हुआ, वही सेम 150 लोगों का 35 दिन का खाना अवेलेबल है, पर अब बाद में वो बोलता है कि 25 लोगों ने छोड़ दिया, तो बेटा 125 लोग उसमें से कितने दिन खाएंगे। आ रही है बात समझ में। देखिए इसको हम नंबर ऑफ प्लेट्स में कन्वर्ट करके एक रेगुलर अप्रोच भी फॉलो कर सकते थे, ठीक है, पर रेगुलर अप्रोच हमें फॉलो करना नहीं है, ये शॉर्टकट अप्रोच है, ये फॉलो कीजिए। जल्दी से ये दोनों क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए। मैं फिर से रिकमेंड करता हूं कि 17 और 18 क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बैक जाके फिर से देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।